हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो अपने ऊप्स विद जावा सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओवरऑल हमारा ये लेक्चर नंबर 22 रहेगा। एंड सो आज का जो टॉपिक है वो है डायमंड सिंटैक्स विद इनर एनोनिमस क्लासेस। एक बार हम सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। तो वहां पे अभी तक हमने जावा न्यू फीचर्स में काफी सारे फीचर्स पढ़ लिए हैं। तो अब इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो डायमंड सिंटैक्स विद इनर एनोनिमस क्लासेस इस पे स्टार्ट करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें इस टॉपिक में ये देखना पड़ेगा कि इनर एनोनिमस क्लासेस क्या होते हैं। अगर हमें ये समझ में आ गया तभी हम आगे समझ पाएंगे। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा कि डायमंड सिंटैक्स क्या होता है। डायमंड सिंटैक्स या डायमंड ऑपरेटर दोनों सेम चीज होती है। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं इनर एनोनिमस क्लासेस को। तो इनर एनोनिमस क्लासेस क्या होता है? इट इज एन इनर क्लास विदाउट अ नेम। ये एक इनर क्लास होती है जिसका कोई नेम नहीं होता। एनोनिमस वर्ड का मतलब ही होता है अननोन, जिसको कोई जानता नहीं है। ठीक है। तो इनर एनोनिमस क्लासेस एक ऐसी इनर क्लासेस होती है जिसका कोई नेम नहीं होता और जिससे सिर्फ हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। एंड एनोनिमस क्लासेस इनर क्लास कैन बी यूजफुल व्हेन मेकिंग एन इंस्टेंस ऑब्जेक्ट विद एन सर्टेन एक्स्ट्रा। जब हमें कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के साथ कोई क्लास क्रिएट करनी होती है तब हम इनर एनोनिमस क्लासेस को यूज करते हैं। एक्स्ट्रास क्या? जैसे कि किसी मेथड को ओवरराइड करना, किसी क्लास के मेथड को या इंटरफेस के मेथड को ओवरराइड करना विदाउट हैविंग टू एक्चुअली सब क्लास अ क्लास, विदाउट किसी क्लास की सब क्लास को क्रिएट करे। इसलिए हम इनर एनोनिमस क्लास को यूज करते हैं। बस आप इतना याद रखो, ये एक ऐसी क्लास होती है जिसका कोई नेम नहीं होता और जो कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होती है, राइट। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? द सिंटेक्स ऑफ एन एनोनिमस क्लास एक्सप्रेशन इज लाइक द इन्वोकेशन ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। अभी जब हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, उसको इन्वोकेट करा था, सिमिलरली वैसा ही इसका सिंटेक्स है, एक्सेप्ट दैट देयर इज अ क्लास डेफिनेशन कंटेंट इन अ ब्लॉक ऑफ कोड। एक्सेप्ट वहां पे हम क्लास को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं करते। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका सिंटेक्स दे रखा है, टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, पब्लिक वर्ड टेस्ट मेथड। ये एक तरह से सब क्लास इनर एनोनिमस क्लास क्रिएट हो रही है, राइट। बट यहाँ पे कोई क्लास की डेफिनेशन नहीं है। एनोनिमस इनर क्लासेस आर जनरली क्रिएटेड वाया बिलो लिस्टेड टू वेज एट द फॉलोज। इस एनोनिमस क्लास को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो क्लास से, कैसे? कोई भी एब्स्ट्रैक्ट या कंक्रीट क्लास होगी उसको क्रिएट करके हम एनोनिमस क्लास बना सकते हैं। दूसरा, कोई भी इंटरफेस को क्रिएट करके। तो ये हो गया एनोनिमस क्लास क्या होती है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली ये जो एनोनिमस इनर क्लास होती है, अननोन भी बोलते हैं इसको, जिसका कोई नाम नहीं होता और जो एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाती है। ठीक है। तो इसके तीन तरीके होते हैं इसको डिक्लेयर करने का। इसके तीन टाइप होते हैं। बेसिकली डिक्लेरेशन और बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पहला होता है एनोनिमस इनर क्लास दैट एक्सटेंड अ क्लास। ये एक एआईसी है। एनोनिमस इनर क्लास है जो किसी क्लास को एक्सटेंड करती है। दूसरी एआईसी है जो किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। इसके टाइप्स हैं बेसिकली। एंड तीसरी एआईसी जो डिफाइन करती है किसको? मेथड को कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट के अंदर, राइट। तो ये इसके तीन टाइप हो गई। तो अब आपको होपफुली इनर एनोनिमस क्लासेस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे डायमंड सिंटेक्स की या फिर डायमंड ऑपरेटर की। ये दोनों ही चीज जैसे हमें समझ में आएंगी तभी हम इस पूरे टॉपिक को कर पाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है 7 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से ही आएगा। ठीक है। तो इसलिए हमें दोनों चीजें पहले डिफाइन करनी होंगी। एक पेज पे इनर एनोनिमस क्लासेस, दूसरे पेज पर डायमंड सिंटेक्स, उसके बाद ही हम इसका फीचर समझ पाएंगे। ठीक है। तो डायमंड सिंटेक्स क्या होता है? इसको हम कई बार डायमंड ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। ये जावा 7 में ऐड हुआ था एक न्यू फीचर के तौर पर। इसमें क्या था कि हम द डायमंड ऑपरेटर मेक्स इट इजियर टू एम्प्लॉय जेनेरिक्स व्हाइल बिल्डिंग एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो हम कोड लिखते हैं उसको इजियर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसकी मदद से? डायमंड ऑपरेटर की मदद से। ठीक है। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो। ये इसका वो होता है सिंटेक्स। देखो ये बन रहा है डायमंड ऑपरेटर इन जावा। पहले ये करता क्या है, जितने भी कोड रीडेबिलिटी होती है उसको इजियर बना देता है। क्यों? ताकि कुछ जावा जेनेरिक्स वर्ड होते हैं, उसमें कुछ जेनेरिक वर्ड होते हैं, उनको यूज करके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। ये आप देख सकते हैं। अगर डायमंड ऑपरेटर का या डायमंड सिंटेक्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया तो आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है। तो
जावा 7 से पहले हमें क्या था कि जब भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं चीजों को तो हमें मेंशन करना पड़ता था टाइप किस दोनों साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट डायमंड ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। जैसे यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड। सिमिलरली जावा 7 के बाद हमें कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं थी राइट साइड पर। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने मेंशन करा स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने मेंशन नहीं करा। यहाँ पे हमने मेंशन करा इंटीजर, यहाँ पे हमने इंटीजर स्ट्रिंग मेंशन करा, यहाँ पे हमने मेंशन नहीं करा। तो ये क्या है, जावा 7, आफ्टर जावा 7 डायमंड ऑपरेटर की ये फंक्शनलिटी है। सिमिलरली जावा 9 में भी हमें सेम कोई जरूरत नहीं होती थी राइट साइड पर डिक्लेयर करने की टाइप को। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट में करा है, राइट में नहीं करा है, ठीक है। ये क्या है, कोड को मोर इजीली रीडेबल बनाता है और छोटा बनाता है। ये एक पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन कि नीड टू मेंशन टाइप ऑन बोथ साइड फॉर एनोनिमस क्लासेस आल्सो। ये एक एनोनिमस क्लासेस है, तो यहाँ पे भी हमें दोनों तरफ लिखने की जरूरत पड़ रही थी। यहाँ पे इंटीजर लिखा है टाइप हमने, यहाँ पे भी लिखा है। बट जावा 7 में भी हमें जरूरत पड़ती थी यहाँ पे ये लिखने की, यहाँ पे डाटा टाइप लिखने की, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि फिर जावा 9 में एक ऐसा अच्छा इंप्लीमेंट आया, उसमें क्या था कि खाली हमें राइट साइड में लिखने की जरूरत पड़ती थी। सॉरी, खाली लेफ्ट साइड में लिखने की जरूरत पड़ती थी, राइट साइड में हमारा डायमंड ऑपरेटर से काम चल जाता था। तो होपफुली डायमंड ऑपरेटर क्या होता है आप समझ गए होंगे। कोड को इजी वे में लिखने के लिए, रीडेबल बनाने के लिए ऑपरेटर है, ठीक है। अब इस पे कोई पूछे डायमंड ऑपरेटर की डेफिनेशन बताओ, तो डायमंड ऑपरेटर एक ऐसा फीचर था जो जावा के स्टैंडर्ड एडिशन 7 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसका पर्पज ये था कि कोड को रिडंडेंट यानी बार बार लिखने के लिए सेम चीज हमें यहाँ भी लिखनी पड़ रही थी स्ट्रिंग, फिर ये सेम चीज यहाँ लिखनी पड़ रही थी। तो इसको इजियर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए डायमंड ऑपरेटर आया, जहाँ पे हमें राइट साइड में सिर्फ जेनेरिक टाइप यानी सिर्फ ऐसे एक फिगर बनाने की जरूरत थी। सिंटेक्स आप कोड में देख सकते हो, ये विदाउट डायमंड ऑपरेटर है, इसमें लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ हमने डेटा टाइप लिखा है। ये विद डायमंड ऑपरेटर, इसमें खाली हमने लेफ्ट में लिखा है, राइट में हमने नहीं लिखा, ठीक है। तो कोड को रिडंडेंट अवॉइड करने के लिए ये हमने डायमंड ऑपरेटर यूज किया। सिमिलरली आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिए, ये जावा 7 से पहले का है। यहाँ पे हमें दोनों तरफ टाइप लिखना है। ये जावा 7 की बात का, यहाँ पे सब हमने राइट में लिखा, लेफ्ट में लिखा, राइट में नहीं लिखा, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या थी जावा 7 में, जो हमें जावा 9 में इसको और अच्छा करना पड़ा, इनहेंस करना पड़ा। तो जावा 7 allowed us to use diamond in normal classes, but it does not allow us to use them in anonymous inner classes। जावा 7 में ये डायमंड ऑपरेटर कंसेप्ट खाली हम नॉर्मल क्लासेस में यूज कर सकते थे, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख रहे हो। अगर हम ये एनोनिमस क्लासेस बना रहे हैं तो ये क्या आ रहा है आउटपुट, एक कंपाइलेशन एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये खाली काम कर रहा था किसमें, नॉर्मल क्लासेस में। जो हमने एनोनिमस इनर क्लासेस सीखी उसमें ये काम नहीं कर रहा था। जावा 7 में ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि देखो जावा 7 से पहले तो ये था ही नहीं कॉन्सेप्ट। जावा 7 में आया, फिर 9 में और अच्छा होकर के आया, ठीक है। तो जावा 7 में प्रॉब्लम आ रही थी, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई है, जावा 9 में प्रॉब्लम सॉल्व हुई डायमंड ऑपरेटर एनहेंसमेंट के नाम से, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें हम इसमें जावा 9 हमें क्या करता था, इम्प्रूव कर दिया किसका यूज, डायमंड ऑपरेटर का, जो हमें अलाउ करता था डायमंड ऑपरेटर को यूज करने के लिए किसमें, एनोनिमस इनर क्लासेस में। तो अब आप समझ गए ना क्यों हमने सबसे पहले एनोनिमस इनर क्लासेस पढ़ा, फिर हमने डायमंड सिंटेक्स पढ़ा, फिर हमने ये देखा जावा 7 से पहले क्या कंडीशन थी, जावा 7 के बाद क्या कंडीशन थी, और जावा 9 के बाद क्या कंडीशन थी। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि डायमंड ऑपरेटर पढ़ के उसका एग्जाम्पल देख के हमें जावा 7 में ये समझ में आ गया कि एआईसी यानी एनोनिमस इनर क्लासेस में कोड काम नहीं कर रहा, कंपाइलेशन एरर दे रहा है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी गॉट अ कंपाइलेशन एरर, ठीक है। बट जावा 9 में क्या हुआ, डायमंड ऑपरेटर एनहेंसमेंट हुआ। इसमें हमें ये अलाउ करता था कि डायमंड ऑपरेटर को हम यूज कर सकते हैं किसमें, एनोनिमस इनर क्लासेस में। सिमिलरली इसका एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे यूज किया एनोनिमस इनर क्लासेस बना के। यहाँ पे देखो हमने लेफ्ट साइड पर डेटा टाइप लिखा है इंटीजर, राइट साइड पर खाली डायमंड सिंटेक्स लिखा है, ठीक है, जिससे कि हमारा कंपाइलेशन एरर ना आकर के सिंपल आउटपुट। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, लोकल वेरिएबल टाइप इन्फ्रेंस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं टाइप इन्फेरेंस क्या होता है। व्हाट इज टाइप इन्फेरेंस? टाइप इन्फेरेंस रेफर्स टू द ऑटोमेटिक डिटेक्शन of the data type of a variable
डन जनरली एट द कंपाइलर टाइम। टाइप इन्फ्रेंस क्या है? बेसिकली एक डेटा टाइप का ऑटोमेटिक डिटेक्शन है जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं कोड को, या जो ऑटोमेटिकली कंपाइल हो रहा होता है कोड, जब उसका टाइप डिटेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली कोई भी हमारे पास डेटा है वो इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, उसका डेटा टाइप जो है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है। कब? जब वो कोड कंपाइल हो रहा होता है। इसको हम बोलते हैं टाइप इन्फ्रेंस, यानी उसका डेटा टाइप पता लगाना, किसका? किसी भी वेरिएबल का। ठीक है। और लोकल वेरिएबल क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेरिएबल वाले पार्ट में। सो टाइप इन्फ्रेंस आपको मैंने बता दिया। अब पूरा जो हमारा टॉपिक है लोकल वेरिएबल टाइप इन्फ्रेंस, ये क्या होता है? तो सबसे पहले इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लोकल वेरिएबल टाइप इन्फ्रेंस इज अ फीचर इन जावा 10। सो ये एक फीचर आया, किसमें आया? जावा के 10th वर्जन में। देखो, इस यूनिट में हम जावा के जितने भी फीचर्स पढ़ रहे हैं वो फीचर्स कौन से वर्जन में आए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज आप भूलना मत बिल्कुल भी। सब ये सारे जो है आपको नोट्स में मिल जाएगा कि कौन सा फीचर कौन से वर्जन में आया, और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें भी हम आपको साथ के साथ बताते जा रहे हैं। तो ये चीज प्लीज मत भूलना, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर कि आपको पता है कि ये जो स्पेसिफिक वर्जन है, पर्टिकुलर फीचर कौन से वर्जन में आया है। ठीक है। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है डेवलपर को क्या, जो टाइप डिक्लेरेशन है उसको स्किप करने का लोकल वेरिएबल के साथ। ठीक है। सो बेसिकली लोकल वेरिएबल टाइप इन्फ्रेंस होता क्या है? ये जावा 10 में फीचर आया जो कि डेवलपर्स को अलाउ करता है उनके डेटा टाइप को डिक्लेयर करने को। आप स्किप कर सकते हैं किसके? लोकल वेरिएबल के। और लोकल वेरिएबल क्या होता है आपको पता ही होगा ऑलरेडी, जो किसी भी मेथड डेफिनेशन इनिशियलाइजेशन ब्लॉक्स फॉर लूप्स अदर ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होते हैं। ठीक है। अब ये एक्सप्लिसिटली यानी प्रोग्रामर डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर रहा किसी भी लोकल वेरिएबल को, तो करेगा कौन? ये जो टाइप इज इन्फर्ड, इन्फर्ड माने अनुमान लगाना, जो डेटा टाइप का अनुमान है वो कौन लगाएगा? जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, जावा के वर्जन 10 से अपने आप अनुमान लगा लेगा कि लोकल वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। आपको बिल्कुल डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये किसका काम होगा? ये आपका काम नहीं होगा। फिर ये काम किसका होगा? कंपाइलर काम होगा। उसकी जॉब है डेटा टाइप को फिगर आउट करना किसी भी वेरिएबल का, कि किसी वेरिएबल पे कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है। ये फीचर कब इंट्रोड्यूस हुआ ये मैंने आपको बता दिया, जावा 10 में इंट्रोड्यूस हुआ। क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? जावा 9 तक लोकल वेरिएबल हम किसी क्लास टाइप का कर रहे हैं तो हमें ये सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता था। क्या? पहले क्लास नाम लिखा, फिर वेरिएबल का नाम लिखा, फिर इक्वल्स टू लगाया, फिर न्यू कीवर्ड यूज किया, फिर क्लास नेम यूज किया, फिर आर्ग्यूमेंट्स को पास किया। ठीक है, जैसे कि आप ये एग्जांपल यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है क्लास ए के नाम से। और स्ट्रिंग ऐसी, ये देखो हमने स्ट्रिंग बनाया है, हमने बताया कौन सा डेटा टाइप है। और ये आपको कोड बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हम देखते हैं वो बेसिक जावा का कोड देखते आए हैं। ठीक है। ये बिल्कुल छोटा सा लिखा है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस मैं बता रहा हूँ कि ये आपको कोड देख के बिल्कुल फाइन लग रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इसमें एक इशू है क्या, कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है राइट साइड पर। ठीक है, एक्सप्रेशन में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, ये डेटा टाइप्स भी लिखा हुआ है। तो काफी एक इसको शॉर्ट हैंड तरीका बनाने का, रिटर्डेंसी घटाने का, रिटर्डेंसी माने जो रिपीटेशन है उसको कम करने के लिए एक नया तरीका है किसमें? जावा 10 में, जिसका नाम क्या था? लोकल वेरिएबल टाइप इन्फ्रेंस। ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे कि टाइप इन्फ्रेंस क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल टाइप इन्फ्रेंस क्या होता है, कौन से वर्जन में आया था ये, इससे पहले क्या इसका सिंटेक्स था, ये इससे पहले जावा 9 तक सिंटेक्स था। इस तरीके से ये नॉर्मल लगता था देखने में, बट इसमें रिडंडेंसी, रिपीटेशन ऑफ द कोड काफी ज्यादा था। लेकिन अब जावा 10 में क्या हुआ? एलवीटीआई आया। एलवीटीआई कंफ्यूज नहीं होना, लोकल वेरिएबल टाइप इन्फ्रेंस को ही एलवीटीआई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें क्या है? Instead of mentioning the variable data type on the left side before the variable, LVTI allows you to simply put the keyword where. ओके। तो लेफ्ट साइड पर वेरिएबल के डेटा टाइप का नाम लिखने की जगह आप वेरिएबल से पहले लोकल वेरिएबल टाइप इन्फ्रेंस आपको अलाउ करता है। खाली आप ये कीवर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एलवीटीआई आएगा तो ये कीवर्ड 2 मार्क्स में लिखना पड़ेगा, 7 मार्क्स में आएगा तो भी आपको बताना पड़ेगा। ये वाला कीवर्ड यूज होता है किसमें? एलवीटीआई में। बेसिकली आपको अलाउ क्या करता है? सिंपली डेटा टाइप को स्किप करो, वी आर लिखो, जिससे क्या होता है कि जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है।
अभी नॉर्मल कोड देख लेते हैं हम पहले, एलवीटीआई के बिना। ये जावा कोड है, नॉर्मल लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन का। इसमें हमने क्या किया, एरे लिस्ट को इंपोर्ट किया, यूटिल लिस्ट को इंपोर्ट किया, क्लास बनाई है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है। यहाँ पे हमने डेटा टाइप देखो, लिस्ट मैप ये हमने लिखा है, डेटा फिर न्यू ये हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। डेटा टाइप वेरिएबल का हमने डिक्लेयर करा है, ठीक है। बट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी री रिटन एज, देखो कितना लंबा कोड है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लोकल वेरिएबल के लिए एलवीटीआई यूज करके, सिंपली फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन फोर्थ लाइन सेम है। बट हमने हम लिस्ट मैप ना लिखते हुए, खाली वेर एक कीवर्ड यूज किया और डेटा टाइप का नाम लिखा है, ठीक है। फिर हमने डेटा टाइप क्रिएट किया, वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलवीटीआई। ये वाला जो पार्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है, 7 मार्क्स में आएगा, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। एलवीटीआई क्या होता है, टाइप इन्फ्लुएंस क्या होता है, वो सब आपको बताना होगा। अब ये यूज कहाँ होता है, इसके यूज केसेस कहाँ कहाँ पर है। तो इसके काफी सारे यूज केसेस हैं जहाँ पे हम एलवीटीआई को यूज करके, लोकल वेरिएबल टाइप इन्फ्लुएंस को यूज करके किसी भी लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला, इन अ स्टैटिक इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ऑफ ब्लॉक, जब भी हम किसी ब्लॉक को स्टैटिक इनिशियलाइज करते हैं तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एक डिक्लेरेशन है किसका, वेरिएबल का, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन का कोड है। इसमें ब्लॉक बनाया गया किसको यूज करके, एलवीटीआई लोकल वेरिएबल टाइप इन्फ्लुएंस को यूज करके। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये वाली लाइन, वेरिएबल एक्स वेर मतलब ये कीवर्ड यूज किया, एलवीटीआई यूज हो गया यहाँ पे, और एक्स माने वेरिएबल का नेम है, ठीक है। और ये आपका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। दूसरा, जब भी हमें लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तब हम इसको यूज करते हैं, किसको, एलवीटीआई मेथड को, ठीक है। ये कोड काफी इंपॉर्टेंट है, अगर 7 मार्क्स में आएगा तो आपको कोड भी लिखना है, 2 मार्क्स में या फिर किसी क्वेश्चन के साथ इंडल्ज होके आएगा तो आपको कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तब आप सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख सकते हैं। थर्ड नंबर, एज इटरेशन वेरिएबल इन इनहांस फॉर लूप में वेरिएबल का इटरेशन कराने के लिए भी ये कई बार यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं क्लियरली। फोर्थ है, एज लूपिंग इंडेक्स इन फोर लूप, जब फोर लूप में हमें लूपिंग इंडेक्स बनाना होता है, int is equal to जो हमने अपने शुरुआती प्रोग्राम में लिखा था उसकी जगह हम इसे भी यूज कर सकते हैं। फिफ्थ है, एज अ रिटर्न वैल्यू फ्रॉम अनदर मेथड, किसी मेथड से हमें वैल्यू को रिटर्न करना होता है तब जा करके हम इसको यूज कर सकते हैं, वेर एक्स, वेर माने वेर कीवर्ड, ठीक है। सिक्स, एज अ रिटर्न वैल्यू इन अ मेथड, ये अनदर मेथड से थी, ये उसी मेथड के अंदर है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोड के अंदर हमने उसी मेथड के अंदर इसको रिटर्न करा है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया तभी यूज केसेस के कोड का एग्जाम्पल लिखना है आपको। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में किसी क्वेश्चन के साथ मिक्स होके आ रहा है तो खाली आपको ये पॉइंट पॉइंट लिखने। स्टैटिक इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन में यूज होता है, एज अ लोकल वेरिएबल यूज होता है, इटरेशन वेरिएबल में यूज होता है, इंडेक्स के लिए यूज होता है, रिटर्न करता है मेथड की वैल्यू को, और किसी और मेथड की वैल्यू को भी अपनी को भी रिटर्न करता है। तो 6 पॉइंट आपको तब लिखने हैं, ठीक है। अब कुछ एरर केसेस भी आते हैं कि कहाँ पे हम इसको यूज नहीं कर सकते। सो देयर आर केसेस वेयर डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल यूजिंग द कीवर्ड वी आर वेयर प्रोड्यूसेस एरर। कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम, जैसे हम वी आर यूज कर रहे हैं डेटा टाइप की जगह, तो वहां पे एरर आ सकता है। कौन कौन सी, जब क्लास फील्ड परमिटेड ना हो, दूसरी जब अनइनिशियलाइज लोकल वेरिएबल हो तब उसके लिए परमिटेड नहीं है, समझ गए ना, क्लास फील्ड है उसके लिए परमिटेड नहीं है, अनइनिशियलाइज लोकल वेरिएबल्स के लिए परमिटेड नहीं है, पैरामीटर फॉर एनी मेथड के लिए परमिटेड नहीं है, एंड मेथड रिटर्न टाइप के लिए परमिटेड नहीं है। ये देखो यहाँ में हमने रिटर्न वैल्यू करी थी, रिटर्न टाइप नहीं करा था, ठीक है। और वेरिएबल इनिशियलाइज जो नल से इनिशियलाइज होता है उसके लिए नहीं है, ठीक है। सो नॉट परमिटेड इन क्लास फील्ड अनइनिशियलाइज लोकल वेरिएबल, नॉट अलाउड एज पैरामीटर फॉर एनी मेथड, नॉट नॉट परमिटेड इन मेथड रिटर्न टाइप, एंड नॉट परमिटेड विद वेरिएबल इनिशियलाइज विद नल। तो इनके साथ आप यूज करोगे तो डेफिनेटली एरर आएगी। यूज केस इसके 6 हैं, ये मैंने लिख दिए हैं आपको, कोड भी इसके एडेड है नोट्स में। अगर आपसे 7 मार्क्स में पूछेगा तब आपको कोड लिखना है, बाकी 2 मार्क्स में आप इतना लिख सकते हो, एलवीटीआई के लिए मोर देन इनफ है। 7 मार्क्स में आता है तो टाइप इन्फ्लुएंस क्या होता है, एलवीटीआई क्या होता है, उससे पहले क्या होता था, कौन से वर्जन में आया, और इसका कोड को पहले कैसे लिखते थे अब कैसे लिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, आगे के टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जब तक के लिए आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।